Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying environmental law, and next question is International Conference on the Environment as under Stockholm Conference 1972 and Earth Summit on the Rio Declaration 1992. तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट्स किए गए हैं हमारे इन्वायरमेंट को जो है पोल्यूशन फ्री करने के लिए, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला एफर्ट जो था इंटरनेशनल लेवल पे वो था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। तो 1972 में जो है एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, और वहाँ पे जो है कुछ प्रिंसिपल सेट किए गए थे। यहाँ पे बड़ी सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में, और एक रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया गया, और ये प्रिंसिपल सेट किए गए कि वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट जो है अपनी कंट्री में कर सकते हैं। तो ये दैट वाज वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रिलेटेड, जो पहली जो यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो एक बहुत ही बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, अंडर द ऑस्पिशियस of the United Nations and important conventions of the human environment was conducted in the Stockholm। तो यूनाइटेड नेशन के अंडर जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पहला कन्वेंशन हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, वो स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि स्वीडन में है। द कन्वेंशन स्टार्टेड ऑन द 5 जून। ये कन्वेंशन जो है 5 जून 1972 को स्टार्ट हुआ था, और ये 16 जून 1972 तक जो है चला था। The purpose of this conference was to prepare the guideline for the participating nation of the convention for the environmental protection and the preservation। इस पूरे कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या था कि एक गाइडलाइन प्रिपेयर करना उन सभी पार्टिसिपेटिंग कंट्री के लिए जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ताकि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन जो है और प्रिजर्वेशन जो है की जा सके। तो टोटल 119 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। अ डेलीगेशन फ्रॉम द इंडियन साइड लेड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो उस टाइम पे जो हमारी इंडिया की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और ये डेलीगेशन जो है उन्हीं की जो है प्रेसिडेंटशिप में जो था स्टॉकहोम स्वीडन गया था। द डिक्लेरेशन मेड इन द स्टॉकहोम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो स्टॉकहोम की जो डिक्लेरेशन हुई थी, 119 कंट्री ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और उनके बाद जो है एक जॉइंट रेजोल्यूशन वहाँ पे बनाया गया, कुछ प्रिंसिपल वहाँ पे बनाए, गाइडलाइन जो वहाँ पे बनाई गई, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इन द फर्स्ट पार्ट द 7th ट्रुथ वाज फॉर्मुलेटेड। पहले पार्ट में जो है वो 7 सत्य जो हमें सभी दुनिया को आज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए उनके बारे में बताया। उसके बाद 26 प्रिंसिपल जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड बनाए गए हैं। तो पहले वो 7 ट्रुथ के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला ट्रुथ क्या है जो हम सभी नेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? मैन हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो मैन जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है ये जो आज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ है उसकी क्रिएशन के लिए। तो ये मानना पड़ेगा कि जो इन्वायरमेंट जो आज डिग्रेड हो रहा है, जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन आज हो रहा है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैन की ही है। टुडे द इन्वायरमेंट इफेक्ट्स द वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। आज इन्वायरमेंट का पूरा इफेक्ट हो रहा है इकोनॉमिक और डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग पे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड द इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट जो है हर एक कंट्री की अब जो ड्यूटी जो है यहाँ पे बन गई है। Man is an experienced and intelligent creature, and he has to progress by the continuous exploration and creation. For this progress, a man will use the changing mindset well, then the human will get an opportunity to develop life and improve quality of life। तो मैन जो है एक एक्सपीरियंस और एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है, और उसको पता है कि कैसे डेवलप होना है। अब मैन को अपना जो है माइंडसेट चेंज करना होगा, तभी जो है ह्यूमन जो बीइंग है उनको अपने आप को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो सुधार सकता है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम इन डेवलपिंग नेशंस आर द रिजल्ट ऑफ द लो डेवलपमेंट। तो देखिए, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की वजह से ही जो है कुछ कंट्री की जो है जो डेवलपमेंट है वो कम है। तो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, इसीलिए वहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। इसे भी हमें जो है मान लेना चाहिए। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स इज डेवलपिंग कंट्री आर रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो है डेवलपिंग कंट्री की वो पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से है। जैसे जैसे पॉपुलेशन वहाँ पे ग्रोथ कर रही है, इन्वायरमेंट के जो इश्यूज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे हैं।
देयर इज़ अ नीड फॉर द लॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द ह्यूमन बींग। ये बहुत ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग ह्यूमन बींग को जो है एक लॉजिकल कंसिडरेशन करना चाहिए, एक तर्क संगत वहाँ पे जो है विचार विमर्श करना चाहिए। एजुकेशन एंड रीजन स्टडी फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाने के लिए हमें एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, रीजन एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, क्योंकि इग्नोरेंस और इरेशनल जो है इसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है और प्रदूषित यहाँ पे हो रहा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग हैज़ टू बी एक्सेप्टेड द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट। सारी कम्युनिटी को जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश वहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा इन द सेकंड पार्ट ऑफ द, अब जो है सेकंड पार्ट जो है वो 26 प्रिंसिपल यहाँ पे बताता है, जो कि बहुत लेंथी है, और यहाँ पे बताता है कि किस तरीके से एक नेशन जो है अपने वहाँ पे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री कर सकता है और पोल्यूशन को जो है कंट्रोल में ला सकता है, उसकी प्रिवेंशन जो है कर सकता है। अ क्लीन इन्वायरमेंट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो पहली बात यही बोली गई है कि जो क्लीन इन्वायरमेंट है ये ह्यूमन बीइंग का फंडामेंटल राइट है, एंड इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन टू प्रिजर्व द क्लीन इन्वायरमेंट। और ये ड्यूटी बन जाती है आज की जनरेशन की, वो इन्वायरमेंट को जो है क्लीन वहाँ पे रखें और जितना पॉसिबल हो सके उसको क्लीन रखने की कोशिश करें। सो फ्यूचर जनरेशन एंड इफ पॉसिबल इम्प्रूव इट एंड पास इट ऑन द फ्यूचर जनरेशन इन सक्सेशन, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन जो है उसको आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है इन सक्सेशन दे के जाएँ। सेकेंड, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी द ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन or to be careful in maintaining the natural resources safe and through the careful and systematic provision of natural resources। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन बीइंग की है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक नेशन की है कि जो अपने देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करें, उनकी जो है ब्लाइंड एक्सप्लॉटेशन, शोषण उनका ना करें। सच नेचर रिसोर्सेज रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ विच आर पॉसिबल टू बी रिक्रिएटेड शुड बी रिकन्सिडर्ड। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिसको ह्यूमन बीइंग जो है रिक्रिएट कर सकता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए। इट मीन्स कि जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए, जैसे कि आपको कोल का, पेट्रोल का, डीजल का कम यूज़ करना है, और जो रीन्यूएबल एनर्जी जो है सोलर लाइट, उसका जो है सोलर सिस्टम को जो है ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि वो रीन्यूएबल है, उसको हम फिर से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पानी है, ये पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, ये हमेशा के लिए नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज को जो है उनको जो है मेंटेन करने की ज़रूरत है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिटीजन ऑफ एवरी नेशन टू प्रोटेक्ट देयर वाइल्ड लाइफ एंड मैनेज देम वाइजली। ये हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है, हर एक नेशन के सिटीज़न की ये ड्यूटी है कि वो अपनी वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करें और उसको मैनेज करें। एवरी नेशन शुड प्रोटेक्ट सच नेचुरल रिसोर्सेज विच आर नॉट रीन्यूएबल एंड इज मेजर्स शुड बी टेकन दैट नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गेट एक्सहॉस्टेड इन द फ्यूचर। यहाँ पे यही बात की गई है कि एवरी नेशन को ये कोशिश करनी है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है जो कि रीन्यूएबल नहीं है, जिनको फिर से रीन्यू नहीं किया जा सकता, जैसे कि आपके पास कोल है, पेट्रोल है, वाटर है, ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनको फिर से आप जनरेट नहीं कर सकते, तो इनको ख़त्म होने से हमें बचाना है फ्यूचर में। इट इज़ अ नेसेसरी टू गेट द कॉर्पोरेशन ऑफ ऑल द नेशन इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द एनवायरमेंट पोल्यूशन। ये बहुत ज़रूरी है कि सभी नेशन जो है आपस में सहयोग करें, इन्वायरमेंट जो कि पोल्यूटेड हो रहा है उसको, उसमें जो स्ट्रगल आ रहा है उसको इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एफर्ट शुड बी मेड टू स्टॉप द इमर्शन ऑफ द सच सब्सटेंस इन द सी विच मे थ्रेटन द मरीन लाइफ और द थ्रेटन द लीगल यूज़ ऑफ सी बाय द ह्यूमंस। इसके अलावा एफर्ट हमें वो करने चाहिए जिसमें जो है जो सी में जो सब्सटेंस जो सब्सटेंस जो है वस्तुएं जो हैं हजार्डस सब्सटेंस जो हैं सी में जो मिल रहे हैं, इमर्श हो रहे हैं, उनको हमें रोकना होगा ताकि हमारी जो मरीन लाइफ है, जो हमारा जलीय जीवन है, वो संकट में ना आ जाए। इसके अलावा इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी नेशन टू मेंटेन सच एनवायरनमेंट दैट इज़ पॉसिबल टू ह्यूमन बीइंग टू लीड अ सस्टेनेबल लाइफ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक नेशन के सिटीज़न की, वो इन्वायरमेंट को इस हद तक जो है प्रोटेक्ट करे ताकि जो है एक इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, अपनी सस्टेनेबल लाइफ वहाँ पे जी सके, उसमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट उसकी हो सके। ईच नेशन शुड डेवलप सच फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल मेजर दैट हेल्प टू रिड्यूस द पोल्यूशन। हर एक नेशन को वो सारे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, मापदंड यूज़ करने चाहिए जिससे पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। इकोलॉजिकल प्रोसेस शुड बी टेकन केयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्री का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, परिस्थिति तंत्र है, उसको जो है मेंटेन करने की ज़रूरत जो है।
It is the duty of all the nation to develop their fundamental policies in such a way that there is a possibility to present and future development and possible to achieve better standard of living. तो ये ड्यूटी हर एक नेशन की वो सारी इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है इस तरीके से जो है लागू करे अपनी कंट्री में, ताकि वहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर डेवलपमेंट हो सके और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अटेन किया जा सके, और साथ में जो पोल्यूशन है उसको भी कंट्रोल किया जा सके. इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ each country to provide financial assistance and international technology on the request for the expenditure incurred by the developing countries. तो developing country अगर कोई international technology मांगते हैं या financial assistance मांगते हैं तो ये हर कंट्री की जिम्मेवारी है कि उनको प्रोवाइड कराया जाए, बेसिकली जो डेवलप कंट्री हैं. For the protection and improvement of the environment, every nation should cooperate in the approved effort and management and should be ensured that the development is beneficial to the people of each nation एंड इन अकॉर्डेंस विद द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. तो जो भी आप यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट उसको दें वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जितने भी पीपल हैं उनको बेनिफिशियल हो, वहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं जो है हेल्प मिले अपने आप को डेवलप करने में. अ नेचुरल कन्फ्लिक्ट इज़ इनविटेबल बिटवीन द नीड फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. रीजनेबल प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू रिकाउंसिलेशन इन मिडल ऑफ द कन्फ्लिक्ट. जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं, जितने भी दो देशों के बीच में झगड़े हैं, उनको जो है ख़त्म करना ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. ह्यूमन सेटलमेंट एंड द अर्बनाइजेशन शुड बी अरेंज इन सच अ वे दैट इट हैज़ मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. तो जो ह्यूमन सेटलमेंट है, जो नगरीयकरण हम जो है औद्योगिकरण जो हम कर रहे हैं वो इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि इन्वायरमेंट पे इस पर कम से कम जो है प्रभाव इसका पड़े. कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन नेसेसरी फॉर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. ये बहुत ज़रूरी बात है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है. अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं होगी तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी. द प्लानिंग, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन शुड बी डेलीगेटेड टू द एप्रोप्रिएट नेशनल इंस्टीट्यूशन. तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी प्लानिंग के लिए, इसके कंट्रोल, इसके मैनेजमेंट के लिए सारी पावर जो है एप्रोप्रिएट नेशनल इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं, जैसे इंडिया में सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, उनको जो पावर देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से जो है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कर सके. द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट इंश्योर प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. तो जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है उनको जो अच्छे से यूज़ किया जाना चाहिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वहाँ पे की जा सके. For the environment protection and control of environmental protection, it is necessary that the general public should be educated about the rule related to the environment protection. इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी प्रेजर्वेशन के लिए, उसके कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि जनरल पब्लिक को वो सारे लॉ का पता हो, सारे रूल का पता हो जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू प्रमोट द रिसर्च एंड डेवलपिंग नेसेसरी टू सॉल्व द इंटरनेशनल प्रॉब्लम. ये बहुत ज़रूरी है डेवलपिंग कंट्री के लिए कि वो प्रमोट करें रिसर्च को, शोध को प्रमोट करें ताकि जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जा सके. इंटरनेशनल लॉ गिव्स एवरी नेशन अ राइट टू यूज़ इट्स रिसोर्सेज अप्रोप्रिएटली टू मीट इन्वायरमेंट ऑब्लिगेशन. तो इंटरनेशनल लॉ जो है हर एक नेशन को यूज़ करनी चाहिए और ताकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशन जहाँ पे पूरी की जा सके. If any problem related to the environment pollution arises due to the neighboring state due to the work of any country, then it should be given cooperation assistance for its redressal. अगर कोई भी प्रॉब्लम जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है नेबर स्टेट में जो है अराइज हो रही है, तो जो उसकी नेबरिंग कंट्री है वो उसको कॉपरेट करे, उसको असिस्ट करे, उसको रिड्रेसल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए विदाउट प्रेजुडिस टू द इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड, बिना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्टैंडर्ड को हार्म पहुँचाए हुए. सिस्टम ऑफ वैल्यू दैट एग्जिस्ट इन ईच नेशन दैट आर वैलिड फॉर द हाईली एडवांस नेशन बट अप्रोप्रिएट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज हैव अनइंटेंडेड सोशल कॉस्ट शुड बी. तो जो हाई वैल्यू के जो स्टैंडर्ड है उसको वहाँ पे मेंटेन किया जाए. इंटरनेशनल सब्जेक्ट रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इक्वालिटी फॉर द ऑल कंट्रीज. तो इंटरनेशनल सब्जेक्ट जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड उनके साथ जो कॉपरेशन करनी चाहिए और हर कंट्री के साथ इक्वालिटी वहाँ पे करनी चाहिए. ईच नेशन शैल इंश्योर दैट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म अ कोऑर्डिनेटेड एंड डायनामिक रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट. ये हर एक कंट्री को जो है इंश्योर करना चाहिए कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है परफॉर्म करें कोऑर्डिनेटिंग और डायनामिक रोल टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी नेशन टू प्रोटेक्ट मैनकाइंड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि ये ड्यूटी है हर एक नेशन की
कि वो मानवता को बचाए किससे, न्यूक्लियर वेपन से, और जो जेनोसाइड के अदर सोर्सेज है उससे जो है मानवता को बचाने की जरूरत जो है। तो ये 26 जो है प्रिंसिपल यहाँ पे बनाए गए, इसके साथ जो है 7 ट्रुथ भी आपने वहाँ पे पढ़े। इन द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 150 प्रपोजल वर मेड रिगार्डिंग द 109 रिकमेंडेशन। तो 150 प्रपोजल वहाँ पे बनाए गए, 109 रिकमेंडेशन वहाँ पे आई, प्रपोजल बनाए गए, और 109 रिकमेंडेशन वहाँ पे आई। आउट ऑफ दोज 19 रिकमेंडेशन, इन 109 रिकमेंडेशन में से 30 हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, 30 जो है इम्प्लीमेंट कर दी गई, 40 हैव बीन पार्शली इम्प्लीमेंटेड, एंड अबाउट 15 नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, एंड अबाउट 15% नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। तो इन 109 रिकमेंडेशन में से 30% तो इम्प्लीमेंट कर दी गई, 40% पार्शली थोड़ी बहुत जो इम्प्लीमेंट की गई, 15 पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, और 15 के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस suggests the creation of an international body to be named the United Nations Environment Program। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने एक बॉडी भी सजेस्ट की ताकि बेटर प्रोटेक्शन ऑफ बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट हो सके, और उस बॉडी का नाम यहाँ पे रखा गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अ काउंसिल टू बी सेट टू मैनेज इट। द टास्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन्वायरमेंटल कॉर्पोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट वाज टू बी डन बाय दिस काउंसिल। तो सभी गवर्नमेंट के बीच में, सभी देशों के बीच में कॉपरेशन के लिए यही काउंसिल जो जिम्मेवार है। अ स्मॉल इन्वायरमेंट सेक्रेटरीट वाज टू बी क्रिएटेड टू असिस्टेंट द गवर्निंग काउंसिल। इस काउंसिल के लिए जो है एक इन्वायरमेंट सेक्रेटरीट भी बनाया गया जो कि इस काउंसिल को जो है यहाँ पे असिस्ट करेगा। तो अब अचीवमेंट क्या है इसकी देख लेते हैं हम, क्या क्या अचीवमेंट यहाँ पे हुआ। देखिए, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये सबसे पहला एक कॉन्फ्रेंस था, और इसी के थ्रू जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बना, जिसके बारे में अभी आपने यहाँ पे पढ़ा। आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस द लिंक बिटवीन डिमांड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थर्न एंड साउथर्न नेशन बिकम क्लियर। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है जो एक डिमांड थी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थर्न एंड साउथर्न नेशन की, वो क्लियर वहाँ पे हो गई। द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्रिएटेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द इंटरनेशनल इंटरेस्ट। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की वजह से ही जो है अवेयरनेस आई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के मामले में। 26 प्रिंसिपल एंड 109 रिकमेंडेशन वर गिवन टू द कॉन्फ्रेंस। तो 26 प्रिंसिपल थे, 109 रिकमेंडेशन वहाँ पे रखी गई थी। इन इंडिया द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज पास्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। और इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 जो आपने पढ़ा, ये इसी कॉन्फ्रेंस की देन है। इसी के बाद जो है इंडिया में इसको पास वहाँ पे किया गया था। थैंक यू सो मच।